मैं धनंजय जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इसको बिहार ने इसमें लीड ली थी, आप वहां है थोड़ा। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई रिजर्वेशन में मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है। हम कोई रिजर्वेशन न्यूक्लियर जहाज उड़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये कोई वहां रिजर्वेशन इसलिए होता है कि हर वर्ग को उसका समुचित रिप्रेजेंटेशन मिले किसी भी क्षेत्र में। तो ये इसको तुरंत मेरिट से जोड़ देना और ये कर देना, ये खराब तरह का आर्गुमेंट है। मैं धनंजय जी आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि बिहार में अभी मामला शुरू किया था नीतीश कुमार जी ने, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है। आप इस सारे जाति आरक्षण, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आएगा ही आएगा, और 2024 में मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है जातिगत आरक्षण पूरे इलेक्शन प्लान का। धनंजय जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए, जाति हमारे समाज की सच्चाई है, इसको हम झुठला नहीं सकते, कोई नहीं झुठला सकता। इवन जो कह रहे हैं कि धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, वो भी जाति को झुठला नहीं पा रहे हैं। वो भी जातीय समीकरण बिठाते हैं या जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जातियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो ऐसा एक अध्यादेश पास करते कि हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं वो खत्म हो जाती है और अब एक जाति है, वो हिंदू कहलाएगी। हिंदू ही धर्म है, हिंदू ही जात है, और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। कोई कुछ भी कर सकता है, मंदिर में भी जा सकता है, घोड़ी पे भी चढ़ सकता है। ये सब जो बातें आती रहती है आमतौर पे, कोई दलित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हिंदू, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी भी ये नहीं कर पा रही, या जो जाति विरोधी बात करते हैं, कहते हैं कि हम जाति को नहीं मानते हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। वो अपना सरनेम रखते हैं और जहां लाभ मिलता है लेते हैं, और जहां जातिगत आरक्षण है उसका विरोध करते हैं। अब जातिगत आरक्षण का विरोध करते समय ये लोग अक्सर कहते हैं कि टैलेंट जो है उसके साथ गड़बड़ी हो रही है, प्रतिभाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हालांकि ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि जातीय आधारित जो आरक्षण है वो इसलिए था कि जाति के आधार पर समाज में भेदभाव था। उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया और वो पिछड़ गए। समझिए, एक व्यक्ति जो है जिसके पास 50 बीघा खेत है, एक बड़ा सा घर है, उसके बच्चे में पढ़ने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है, क्या जिसके पास घर नहीं है, झोपड़े में रहता है, उसके बच्चों के लिए वो सुविधाएं, उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है? तो हम देखते हैं कि वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो गरीब या जो पिछड़ी जातियां या जो दलित जातियां हैं, वो ज़्यादातर छोटे घरों में रहते हैं, जहाँ एक ही घर में किचन भी है, एक ही कमरे में किचन भी है, माँ बाप भी रहते हैं, बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने में हर तरह की परेशानी होती है। तो वैसे में ये था कि जो पिछड़ गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको हम सहूलियत देंगे, उनको आरक्षण देंगे। ठीक वैसे ही समझिए कि जैसे कोई अपंग रह गया या किसी वजह से कमज़ोर रह गया, उसको परिवार में क्या करते हैं, उसको परिवार में विशेष भाव उसको देते हैं। लेकिन अगर ये कोई कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से प्रतिभा का हनन हो रहा है, तो वो भी गड़बड़ है। इस तरह से कि समझिए, नीट में जो बच्चे पास होते हैं, सारे बच्चे जो है वो नीट में मेरिट पे जो आते हैं, वही खाली बच्चे नहीं होते। मेडिकल के सर्टिफिकेट केवल उनको नहीं दिया जाता है, बल्कि नीट में जो बच्चे पास होते हैं, उनमें से बहुत कम प्रतिशत हैं जिनको मेरिट के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। बाकी ज़्यादातर लोग जो है पैसे दे करके, बड़ा बड़ा अमाउंट दे करके वो पढ़ाई करते हैं। हम तो ये भी देखा कि जो यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उसमें से कितने सारे लोग जो यूक्रेन पढ़ने जाते हैं कम पैसे खर्च करके, क्योंकि हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपया, मतलब 1-1 करोड़ रुपया तक खर्च करना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो अब बताइए, जो 1 करोड़ लेकर दे करके या डोनेशन के आधार पे जो एडमिशन लेते हैं, क्या वो मेरिट के आधार पे? क्या वहाँ प्रतिभा का साथ जो है ये नहीं हो रहा है? तो वहाँ पे चुप्पी साध लेंगे। फिर आरक्षण की अगर बात करें, जो बात लंबे समय से लोहिया उठाते रहे या लोहियावादी जो और लोग हैं, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो या रामस्वरूप वर्मा हो या बाद में कर्पूरी ठाकुर की बात हो या नीतीश कुमार तक चले आते हैं, उन सब लोगों ने जो कहा है कि जो जितनी जिसकी संख्या है, उसकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसमें क्या सवाल, क्यों प्रॉब्लम है? समझिए, एक घर में एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो उसकी संपत्ति चारों में बराबर बांटी जाती है या नहीं बांटी जाती है? क्या ऐसा होता है कि जो बड़ा है, जो बहुत टैलेंटेड, उसको ज़्यादा संपत्ति दे दी जाए, जो कमज़ोर है, जो छोटा है, उसको संपत्ति न दी जाए? ऐसा तो होता नहीं है, सबके लिए बराबरी है। तो जाति के आधार पर जो बिहार में शुरू हुआ था, वो इसलिए किया गया था कि
ये बहुत सारी चर्चाएं होती है। उसमें ये भी होती है कि पिछड़ों में जो है, जो अपर लेवल पे हैं, समझिए यादव और कुर्मी माना जाता है बिहार में, कि यादव और कुर्मी आरक्षण का लाभ उठा करके आगे बढ़ गए, लेकिन पिछड़ी और जो ढेर सारी जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है जिन सुविधाओं की हम पहले बात कर रहे थे। कि कुर्मी यादव ऐसी जातियां हैं जिनके पास खेत है, जो किसान जातियां हैं, कुशवाहा भी उसमें आता है, उनमें उनके पास सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, और सवर्णों के जैसे, लेकिन सवर्णों के आसपास है, वो बहुत पीछे नहीं है। लेकिन ढेर सारी जो जातियां हैं उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए भी आरक्षण होना चाहिए। और ये इसीलिए किया जा रहा था कि भाई हम सब पता करें कि किसकी कितनी जाति है, और आमतौर पे जो सामान्य वर्ग के अंदर आता है वो 50% आरक्षण उनको मिलता है, 50% का है। उसमें ईबीएस ईडब्ल्यूएस लाया गया है, 10% और ऐड किया गया है उसमें, तो समझिए 40% भी है। तो अगर 15% के लिए सुरक्षित है 40%, तो बड़ी बात है। और आप याद कीजिए कि ये इनके आने से पहले, मोदी जी के आने से पहले ये था कि जो भी जिस जाति के वर्ग से आते हैं, अगर उनको बढ़िया नंबर आया है तो जनरल कैटेगरी में अपने आप जो है अपग्रेड हो जाते थे। अब ऐसा प्रावधान नहीं है, अब प्रोविजन कर दिया है कि जिस कैटेगरी में आपने भरा है आपने उसी कैटेगरी में रहेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ था, कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बीपीएससी में जो पिछड़े वर्ग के लड़के हैं उनका नंबर, उनका कट ऑफ ज्यादा आ गया था बनिस्बत सामान्य के, क्योंकि उसमें भीड़ ज्यादा आ गई। पिछड़ों में आरक्षण अगर 27% है और उनकी आबादी अगर 50% है, तो जाहिर है ये भीड़ बढ़ जाएगी। तो 27% में 50% पिछड़े और 50% में 20% के आसपास जो है अगड़े हैं, तो ये तो बराबरी की बात नहीं होती है। और चूंकि पिछले 10 वर्षों से 9 वर्षों से बीजेपी का शासनकाल है, बीजेपी जिस तरह से चीजों को परिभाषित करती है वो एकदम अलहदा है। और उस चक्कर में अगर वो भी ये करे कि चलिए जो ईडब्ल्यूएस हुआ उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, बल्कि पिछड़ी जाति के नेता उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक पार्ट उठाया जाए, कि जो अगड़े हैं उनमें भी बहुत सारे लोग जो है गरीब हैं, और गरीबी की वजह से वो साधन नहीं हासिल कर पा रहे हैं जिसकी वजह से अच्छी नौकरियों में जा सके, तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन अगर आप ये जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, या कांग्रेस ने जो प्रावधान किया है कि अब वो भी इस बात पे आ गए कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो हमारे संविधान का यह स्वर है सामाजिक न्याय। क्या सामाजिक न्याय कैसे किया जाए? समाज हमारा जो जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो जाहिर है जब तक जाति के आधार पर गणना नहीं होगी सामाजिक न्याय कैसे होगा? तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अगर अभी रोक लगाई है तो आगे चर्चा होगी, और अगर कहीं अड़चन आएगी, मान लिया कि कहीं कानूनी तौर पे, क्योंकि जनगणना की जो बात की जा रही है उसमें केंद्र सरकार के पास अधिकार है, लेकिन अगर कहीं अड़चन आती है तो मुझे लगता है आने वाली सरकार या आने वाले समय में ये एक बड़ा आंदोलन बन के उभरेगा कि भाई आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय तो बिना जातिगत आधार पर नहीं होगा। मुसलमानों को भी अगर बात करें, जिससे बहुत इस पे झगड़ा हुआ है, हल्ला हुआ है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण कर्नाटक में दिया कांग्रेस ने, और ये तुष्टिकरण है, लेकिन मुसलमानों के भीतर भी या ईसाई जो है उनके भीतर भी जातियां मौजूद हैं। वो भले वो धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन भारत की जो भारत की जो त्रासदी कहिए या कहिए, जो भी आप अच्छाई या बुराई जो भी कहना चाहें कर सकते हैं, कि जाति हमारे देश में, हमारे समाज में है, वो उठ करके मुसलमानों में भी चला गया, वो हम उठ करके ईसाइयों में भी चला गया। धर्म भले बदल लिया लेकिन जाति वहां भी है। तो उस पर भी बात हो रही है कि भाई पसमानदा को क्यों नहीं आरक्षण दिया जाए। तो सवाल उठता है, धर्म या जाति की बात केवल नहीं है, सवाल है कि इस देश के जो भी नागरिक हैं वो किसी धर्म किसी जाति को हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और सामाजिक स्तर पर न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय इससे इनकार नहीं करेगा कि जातीय भेद है और सामाजिक न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी प्रावधान में कहीं दिक्कत है तो मुझे लगता है आने वाली सरकार उसको सुधारेगी। और कांग्रेस ने भी चूंकि इस बात को उठाया है बहुत लंबे समय बाद, लोहियावादी या कहिए समाजवादी तो शुरू से कहते रहे हैं, इसकी बात करते रहे, और देखिए कि उन्होंने सरनेम हटाने की बात लोहिया ने कही थी, और इसका असर जो है बिहार उत्तर प्रदेश में खूब देखा जाता है। समझिए नीतीश कुमार हैं या धनंजय हम कुमार हैं, हमारा नाम कुमार है, तो मुझे लगता है उसी लोहिया का असर है, लोहिया जी के आह्वान का, कि जाति, अपनी जाति जो बोध है उसको हटा दिया गया, बहुत सारे लोगों ने हटाया। तो या तो जाति बोध हटा दीजिए, तो जाति बोध हटाना तो संभव नहीं है क्योंकि हमारे समाज जातियों पे आधारित है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा आंदोलन 2024 के चुनाव के बाद या 2024 के चुनाव के पहले होगा, और इसका असर जो है पूरे देश में होगा। अब देखना है किस तरह से नेता हमारे आगे बढ़ते हैं। जी, दो चीजें हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जो भी विकसित देश हैं और जिन्होंने औद्योगिक रूप से बहुत विकास किया है,
मैं भी एक ऐसे संस्थान में काम किया हूं, वहां पे जो उद्योग है उस उद्योग की पॉलिसी मेकिंग और उसके मेजर निर्णय लेने के लिए यूनियन का एक वो है, यूनियन आती है। यूनियन का वो जो वर्कर खलासी होता है वो उसके एमडी के बराबर उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ना उसकी नॉलेज होती है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन इसलिए उस प्रोसेस में किया जाता है कि ये अगर यहां आएगा तो उसकी क्या समस्याएं हैं ये ज्यादा ठीक ढंग से वो बता पाएगा। मैं फिर से दो बातें कह दूं, एक रिजर्वेशन है जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो शुद्ध नौकरी की बात कर रहे हैं, वो जरूरी है, मैं उस पर भी आता हूं, और एक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो मैं हरदम बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि फिर तो यूनियन का भी कोई मतलब नहीं है, फिर यूनियन की क्या जरूरत है भाई? एमडी साहब हैं, जनरल मैनेजर साहब हैं, वो सब लोग अपना पैसा लाए हैं, बेस्ट आदमी आया वो कर दे, फिर आप जैसा चलाना चलाइए, यंत्र की तरह आप लोगों को यूज करिए। दूसरी बात मैं जो ये कह रहा हूं, जो आरक्षण नौकरी से रिलेटेड, इसको राहुल गांधी ने टच किया है, और ऐसा बहुत से लोग इसमें रिमार्क भी दे रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना यह है कि बेंगलोर में कांग्रेस को कंपैरेटिवली पिछले बार के मुकाबले भी सीटें कम मिली, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिली, और उसका एक बड़ा कारण लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब नौकरी के आरक्षण की बात की तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में भी आरक्षण की बात होनी चाहिए। और ये जो बेंगलोर का क्योंकि वो जो समाज है वो नौकरी है, और वो बेसिकली समान ड्रिवन समाज है, उन्होंने एज अ रिएक्शन वहां पे कांग्रेस को कम वोट दिए हैं। मैं दोनों चीजों पे आपसे पूछ लूं, एक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है और एक शुद्ध नौकरी के आरक्षण की बात हो रही है, और जिसमें खास करके राहुल गांधी, मैं पूरी कांग्रेस को नहीं मान रहा हूं, खास करके राहुल गांधी उसमें एक दूसरी दृष्टि से इस चीज को देख रहे हैं। धनंजय, एक बात और कर लूं, एक चीज ये बताइए, क्योंकि इसमें हमारे कुछ लोग कह भी रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कह रहे हैं। बौद्ध धर्म में इस सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, उसमें जो हमारे हिंदू जो मनुवादी है उसमें, या जो सनातनी है उसके जो ये समस्या है उसका उन्होंने इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। आपको क्यों लगता है कि जो बौद्ध जब आया इस देश में, इस पृथ्वी पे हम कहेंगे, तो वो शुरू में बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे वो ज्यादा वो हुआ, उसकी ज्यादा रीच हुई, लोगों को ज्यादा समझ में आया, लोगों को इससे समझ में आया कि ये सामाजिक न्याय की तरफ एक कदम है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारे यहाँ ये चीज ज्यादा दिक्कत है, धनंजय जी? नहीं, आपने जो शुरू में जो आपने पढ़ा कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। हाँ, तो ये जो लोहिया जी का ये शुरू किया, गांधी जी का जो था वो तो अलग तरीके से, ताकि देश में सबके लिए काम होगा, सब मिलजुल के करेंगे, समावेशी समाज बनाएंगे। और जो अम्बेडकर जो दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो तो मिल गया उनको, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं हो पाई। हालांकि जो अम्बेडकर जिस बात की लड़ाई लड़ रहे थे वो भी पूरी तौर पे नहीं मिला। गांधी के तरीके से ही देश में संविधान लागू हुआ, देश का समाज का निर्माण हुआ आजादी के बाद। लेकिन अगर थोड़ा सा और पीछे जाइए तो जो साहू जी महाराज हुए, साहू जी महाराज ने सबसे पहले ये किया था, समाज के सुधार की बात की थी, और ब्राह्मणवाद का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने वेद पढ़ाने तक की बात कही थी, और वेद पढ़ाने से जिन लोगों ने इनकार किया था, जिन ब्राह्मणों ने उनको हटा तक दिया था, और काफी क्रांतिकारी काम किया। अम्बेडकर को भी उन्होंने सपोर्ट किया था कई तरीके से, उनको अपने साथ रखा। तो ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो आजादी से पहले की लड़ाई है। और सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, लेकिन सामाजिक अन्याय, सामाजिक तौर पे या जातीय भेदभाव के तौर पे जो अन्याय का हमारा इतिहास है बहुत पुराना है और बहुत गहरा है, बहुत भयानक है। मतलब उसमें अभी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत डिटेल में ना भी जाएं तो आज भी हम देख पा रहे हैं कि जातीय आधार पे किस तरह से इस बात की लड़ाई चल रही है कि इनको आगे नहीं आने दिया जाए। जैसे आपने कहा कि नौकरियों में अब तो सरकारी नौकरियां बची नहीं, बहुत कम हो गई, लेकिन समझिए कि सरकारी नौकरियां कम हो गई है तो भी देश में जो कार्यपालिका है वो तो सरकारी नौकरियों से ही हैंडल होता है। तो जो विधायिका ने जो कानून बनाए, जो योजनाएं बनाई, उसको लागू करने वाला कौन है? वो तो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में अगर सवर्ण ही बैठे रहेंगे तो फिर तो जातीय भेदभाव होगा। क्यों विरोध कर रहे हैं? और अक्सर ये चर्चा होती है यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में, यूपीएससी में बैठने वाले लोग जो हैं वो सवर्ण हैं, और जो लड़के पिछले साल भी हुआ था कि बिहार का एक लड़का जो टॉप हुआ था रिटर्न में, लेकिन वाइवा में उसको बहुत कम नंबर दिए गए थे। जो पीछे थे रिटर्न में उनको वाइवा में बहुत ज़्यादा नंबर दिए गए।
तो ये भाव तो होता है, हम भी अपने आसपास हर लेवल पे हर जगह देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सच्चाई से मुंह जो है कोई मोड़ नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मोड़ सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये रोक लगाई है या हाई कोर्ट ने ये जो बात कही है या जो समझाने में नाकामयाब हुए हैं बिहार के जो तरफ से लड़ रहे वकील हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें प्रावधान की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के तो हाथ बंधे हुए हैं कि आप जो कानून आपने बनाया है उसी आधार पे हम निर्णय देंगे। तो उस निर्णय का आधार जो है जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक सुप्रीम कोर्ट तो उस पर खड़ी रहेगी। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन में भी देखिए मैं एक और अंतर देख पा रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन में तो ठीक है कि कोई भी आदमी इस देश में जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा का है या 25 साल उम्र जिसने पूरी कर दी है वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या इतना आसान है चुनाव लड़ पाना? सामान्य जो वर्ग है या जो दलितों के सीट है उसको छोड़ दीजिए, दलितों की सीट पे भी ये कहानी है कि चुनाव लड़ने का खर्च इतना ज़्यादा है कि क्या सामान्य आदमी चुनाव लड़ सकता है? तो वहाँ भी ये संकट आ गया है। तो राजनैतिक, जैसा कि प्रोफेसर विकांत कह रहे थे कि राजनैतिक न्याय तो हुआ लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय बाकी है। मैं कहूँ राजनीतिक न्याय भी सही तरीके से रविकांत जी नहीं हुआ, उसमें भी सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। और जो बार बार आनंद वर्धन जी बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहचान के आधार पर हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर सरकार किस तरह से भेदभाव कर रही है, मुसलमानों के प्रति किस तरह से उकसावे वाला काम कर रही है। तो ये जो भेदभाव है इसको दूर करना किसका काम? ये दूर करना विधायिका का काम है, नेताओं का काम है। सामाजिक आंदोलन जिस तरह से होने चाहिए पिछले 10 साल में हम देख पा रहे हैं कि वो सामाजिक आंदोलनों को भी किस तरह से कुचल दिया गया। अब देखिए जो रेलवे जो अपने आप में बड़ी एक संस्था थी और है अभी भी, और वहाँ इतने सारे कर्मचारी वहाँ तक आंदोलन खत्म कर दिए गए, अब हड़ताल नहीं कर सकते। लेबर एक्ट को किस तरह से डिमोरलाइज किया गया, कम किया गया, कमजोर किया गया। तो ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है ऐसा कि वो जातीय भेद बनाए रखना चाहती है, धार्मिक आधार पर भेद बनाए रखना चाहती है। इसलिए वो अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करती है, वो तुरंत ले आती है बजरंगबली को, वो तुरंत ले आते हैं रामचंद्र को ले आते हैं, कहीं शिव को ले आते हैं, कहीं मुसलमान को ले आते हैं। वो जान करके ऐसा करते हैं ताकि जो है जो एक हम देख रहे हैं कि अभी समझिए आपने बाबा बागेश्वर की चर्चा की, बागेश्वर के यहाँ जाने वाले कौन लोग? क्या उसमें किसी नेता की बीवी, किसी नेता की बेटी, किसी नेता की बहन गई? वहाँ सब गरीब लोग हैं जो वंचित हैं इलाज से, जो वंचित हैं शिक्षा से, जो वंचित हैं नौकरियों से या कहिए रोजगार से या कहिए पैसों से, आर्थिक तौर पे कमजोर है। वो अपने ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं, उनके पास क्या सवाल होते हैं? महिलाओं के पास यही सवाल होते हैं कि हमें बच्चा नहीं हुआ। अब इतने साल के बाद भी देखिए, मैंने देखा कि बागेश्वर जी के यहाँ जो एक महिला गई थी, उसने कहा कि मुझे संतान नहीं हो रही है तो क्या करूं? तो बागेश्वर ने कहा कि 2026 में आपको पुत्री प्राप्त होगी और आप जो है आपको प्रॉब्लम फलाना जगह है और वो इलाज कराते रहिए। तो इस तरह के जो ख्याल है, इस तरह के जो सोच है वो हमारे समाज में हैं। और एक दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से ये उदय हुआ है, इनका मोदी जी का, या कहिए जब से मजबूत हुए हैं आरएसएस के लोग वापस राजनीति में, तब से ये बातें ज़्यादा हो रही हैं और ये भेदभाव, हर लेवल का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एकदम हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं की जानी चाहिए, जो संविधान इजाज़त इसकी नहीं देता। तो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान विरोधी काम करते हुए किस हद तक रोक रही है वो हम देख पा रहे हैं। अदालतें किस हद तक रोक पा रही है ये हम देख पा रहे हैं। कि अब देख लीजिए कि जिसने राहुल गांधी को जिस जज ने सजा सुनाई थी 2 साल की, उस जज को प्रमोट कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर उनको रोकती है कि नहीं, ये जो 69 जजेस की बहाली आपने प्रमोशन दिया है वो प्रमोशन गलत है। तो इस हद तक अभी जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पे बैठी लड़कियां, पहलवान लड़कियां हैं, उनके साथ जो घटनाक्रम हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार का पूरा एजेंडा है कि हम किसी भी स्तर पे न्याय नहीं होने देंगे। वो नॉर्मल जो न्याय है इंडियन पिनल कोड के तहत वो भी नहीं होने दे रहे हैं। अगर वो न्याय होता तो क्या वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो बाहर होते, वो जेल में नहीं होते। सामान्य कानून तो यही है कि किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई लड़की आरोप लगाती है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट में पेश करेगी।
जो जो टेनी जी के बेटे ने जो है कुचल दिया किसानों को, और अपने बेटे को बचाने के लिए टेनी जी ने क्या नहीं किया, लेकिन क्या उनके 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 प्रति कानून ने वो भाव रखा? जबकि अगर हमारे घर के किसी आदमी को हम जो है अगर छुपाते हैं, बचाते हैं, तो पुलिस हमको भी पकड़ के ले जाती है और पीटती है, और फिर अदालत में अपने भी मुकदमे चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति जब है, जब सरकार खुद जो अन्याय करने पे तुल जाए, तो सामाजिक न्याय की बात कहाँ रहेगी? लेकिन मुझे लगता है सामाजिक न्याय रुकने वाला नहीं है। इसका जो रथ चला है ये नहीं रुकेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सामाजिक न्याय होगा। या फिर आप आर्थिक न्याय की बात क्यों नहीं करते? कर दीजिए कि देश में सबके पास बराबर बराबर संपत्ति हो। कोई जो है ऐसा नहीं होगा जो 5 स्टार होटल में एक रहे और एक फुटपाथ पे सोए, ऐसी व्यवस्था ना हो। ये करके दिखाए आप जब कहते हैं कि आप अक्सर आरक्षण विरोधी लोग क्या कहते हैं कि भाई पढ़ाई में उनको मौका दीजिए ना, पढ़िए ना करके, सारे स्कूल कॉलेज खुले हैं। अरे भाई पढ़ने से काले नहीं होता, घर में उसके घर में लालटेन है कि नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा है कि नहीं है, बिजली बिल भरने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, माँ कह रही है कि जाओ काम करके आओ, पिता कह रहा है कि चलो हमारे साथ खेत में चलो, तो पढ़ाई का जो वक्त है उसका दूसरे कामों में चला जाता है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति जो है वो किसी समाज का हो, समझिए रामविलास पासवान के बेटा जो चिराग पासवान है और जो हमारे गांव का पासवान है, दोनों की आप बराबरी करेंगे तो कैसे होगी बराबरी? तो ये बराबरी जो है होनी चाहिए, वो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ेगी और ये रुकने वाली नहीं है सर। जी।